जरा भी चिंतित न होते हुए धर्माध्यक्ष ने दोबारा हमला करने से पहले बस अपनी आंखें सिकोड़ी। नहीं। चट। हरे प्रकाश के गोले के भीतर छिपे हुए व्यक्ति की असहाय चीख के बाद सुनहरे बादलों से बने हाथ ने हरे प्रकाश के विशाल गोले को जोर से पकड़ लिया और उसे हिंसक रूप से कुचल दिया। आकाश में उस स्थान को देखते हुए जहां सुनहरे बादलों से बना हाथ स्थित था, हरे प्रकाश का गोला पूरी तरह से गायब हो चुका था, क्योंकि अब सुनहरे बादलों से बने हाथ के भीतर केवल खून से लथपथ एक वृद्ध व्यक्ति मौजूद था। इस समय वह वृद्ध व्यक्ति भयभीत होकर ऑर्डर ऑन ऑफ द स्काई गॉड के कार्डिनल की ओर देख रहा था। इसी समय दूर से युद्ध देख रहे लोगों को यह एहसास हुआ कि यह युद्ध कार्डिनल और ऑर्डर ऑन ऑफ द स्काई गॉड के ही एक आर्च बिशप के बीच था। बेशक इस रहस्योद्घाटन ने इन लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कार्डिनल ने अचानक अपने ही एक आर्च बिशप पर हमला क्यों किया। वह आर्च बिशप ग्रीन स्काई हैं। कार्डिनल आर्च बिशप पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्या आर्च बिशप ग्रीन स्काई ने शायद संघ के साथ विश्वासघात करने के लिए कुछ किया है? नीचे भ्रम से भरे लोगों को आपस में फुसफुसाते हुए सुनते हुए ऑर्डर ऑफ इट स्काई गॉड के कार्डिनल अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके और दूर खड़े खून से लथपथ वृद्ध व्यक्ति की ओर देखते हुए उनकी आंखें और भी संकुचित हो गईं। वूश। और अधिक समय बर्बाद न करते हुए और इस डर से कि चर्च ऑफ द प्ले गॉड का आत्मा आरोहण क्षेत्र का विशेषज्ञ आर्चबिशप ग्रीन स्काई को बचाने के लिए कोई कदम उठा सकता है, ऑर्डर ऑफ द स्काई गॉड के कार्डिनल चर्च के ऊपर अपने स्थान से सीधे गायब हो गए और मौत के कगार पर खड़े उस खून से सने वृद्ध के ठीक सामने प्रकट हुए। हालांकि वह कुछ समय के लिए भागने में सफल रहे थे, फिर भी उन्होंने आत्मा आरोहण क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के 3 हमलों का सीधे सामना किया था। तथ्य यह है कि वह अभी भी जीवित थे, उनकी शक्ति का प्रमाण था, जिसने कार्डिनल को और भी अधिक पीड़ा दी। आर्चबिशप ग्रीन स्काई, मुझे निराशा है कि बात यहां तक पहुंच गई। यह सोचना भी दुखद है कि आप न केवल दूसरे देवता का, बल्कि एक बाहरी व्यक्ति का भी पक्ष लेंगे। यह कहते हुए अपना सिर हिलाते हुए कार्डिनल ने वृद्ध व्यक्ति को जवाब देने का कोई समय नहीं दिया। पटश। अपनी शक्ति का सीधे उपयोग करते हुए उन्होंने खून से लथपथ आर्चबिशप ग्रीन स्काई को रक्त की धुंध में बदल दिया, उनके अस्तित्व का हर निशान मिटा दिया। इसके साथ यहां स्काई साम्राज्य में ऑर्डर ऑफ स्काई गॉड को 2 आर्चबिशपों के नुकसान से उबरने के लिए कम से कम कुछ 100 साल लगेंगे। चर्च ऑसोफिद प्लेग गॉड द्वारा लगाए गए जासूस को मारने के बाद थोड़ा सा भी खुश न होकर कार्डिनल ने केवल उदासी की एक लहर को खुद को घेरे हुए महसूस किया। भले ही उन्होंने जासूस से निपटने में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन ऑर्डर ऑफ द स्काई गॉड की ताकत काफी कम हो गई थी। स्काई साम्राज्य के 3 धार्मिक संगठनों में से प्रत्येक के पास अपने मूल में आत्मा आरोहण क्षेत्र का एक एकल विशेषज्ञ था। इसने उन्हें स्काई साम्राज्य के शाही परिवार की मुख्य रूप से उपेक्षा करने की अनुमति दी। हालांकि जो चीज वास्तव में उन्हें स्काई साम्राज्य के एक बड़े क्षेत्र का प्रबंधन करने और वहां रहने वाले लोगों से भारी मात्रा में विश्वास प्राप्त करने की अनुमति देती थी, वह आर्चबिशप थे जिन्होंने स्काई साम्राज्य के मूल के बाहर दर्जनों राज्यों को नियंत्रित किया था। तीनों में से प्रत्येक के पास 5 आर्चबिशप थे और उन्होंने स्काई साम्राज्य के क्षेत्र को पूरी तरह से विभाजित कर दिया था और यह तय किया था कि कौन किस राज्य में चर्च स्थापित कर पाएगा। अब ऑर्डर ऑफ द स्काई गॉड के 2 आर्चबिशपों को खोने के साथ कार्डिनल आसानी से भविष्यवाणी कर सकते थे कि जब ऑर्डर ऑफ द स्काई गॉड के अधीन कुछ राज्यों को हथियाने की बात आएगी, तो फॉलोअर्स ऑन ऑफ द फायर गॉड और कल्ट ओन ऑफ द स्कारलेट मून और भी अधिक आक्रामक हो जाएंगे। उनके हस्तक्षेप करने के बावजूद ऑर्डर ओन ऑफ द स्काई गॉड को कम से कम 1 दर्जन या उससे अधिक राज्यों को खोने से रोकने का कोई तरीका नहीं था, यदि वे दोनों मिलकर काम करने का निर्णय लेते हैं। अभी के लिए सबसे अच्छा विकल्प यही होना चाहिए कि जब तक हमें 2 नए आर्चबिशप नहीं मिल जाते, तब तक हम शांत रहें। अपने आप में यह बुदबुदाते हुए
कार्डिनल ने उस स्थान को जल्दी से छोड़ दिया। इससे पहले कि शाही परिवार के लोग उनके लिए परेशानी खड़ी करने के लिए वहां आते, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र को अनिवार्य रूप से नुकसान पहुंचाया था जो शाही राजधानी के ठीक बाहर था, जहां उन्होंने भागते हुए आर्च बिशप ग्रीन स्काई पर हमला किया था। आर्च बिशप ग्रीन स्काई की मृत्यु के बाद चीजें बिल्कुल वैसी ही हुईं जैसी ऑर्डर इन ऑफ द स्काई गॉड के कार्डिनल ने उम्मीद की थी, क्योंकि अन्य दो ने उन राज्यों को छीनना शुरू करने के लिए जल्दी से मिलकर काम किया जो पहले आर्च बिशप ग्रीन स्काई के प्रबंधन के अधीन थे। कार्डिनल बहुत अच्छी तरह समझते थे कि इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जहां वह उन राज्यों को लेने से रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकते थे जो आर्च बिशप सॉफ्ट ब्रीज के अधीन थे, यह केवल इसीलिए था क्योंकि वह अब भी गायब थे। दूसरी ओर आर्च बिशप ग्रीन स्काई उसके द्वारा मारा जा चुका था और हर किसी ने इसे होते देखा था। उसके पास उन राज्यों को छीनने से रोकने का कोई रास्ता नहीं था जो कभी उसके अधीन थे, और न ही वह उन्हें आपस में बांटने से रोक सकता था। हालांकि स्काई साम्राज्य की सभी प्रमुख शक्तियों में सबसे अधिक लाभ प्लेग गॉड के चर्च को हुआ, क्योंकि वे कम समय में आधा दर्जन राज्यों का सफलतापूर्वक धर्म परिवर्तन करने में सफल रहे, जबकि स्कारलेट मून के पंथ और फायर गॉड के अनुयायी उन राज्यों को हथियाने में व्यस्त थे जो पहले स्काई गॉड के संप्रदाय के थे। जब तक उन्हें पता चला कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि प्लेग गॉड के चर्च ने स्काई साम्राज्य के आंतरिक क्षेत्र की सीमा पर खुद को सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया था। इस समय प्लेग गॉड के चर्च को बाहर निकालने का एकमात्र तरीका यह था कि कम से कम दो धार्मिक संगठनों के प्रमुख प्लेग गॉड के चर्च को जबरन बाहर धकेलने के लिए मिलकर काम करें। सामान्य तौर पर यह कुछ ऐसा होता जिसे करने में वे तीनों संकोच नहीं करते। हालांकि स्कारलेट मून का पंथ और फायर गॉड के अनुयायी, भले ही वे मिलकर काम कर रहे थे और प्लेग गॉड के चर्च को बाहर धकेल सकते थे, लेकिन वे वर्तमान में स्काई गॉड के संप्रदाय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में नहीं थे। यदि वे दोनों चले गए तो यह नहीं कहा जा सकता था कि स्काई गॉड के संप्रदाय का कार्डिनल उन राज्यों को छीनने का बदला लेने के लिए उनके साथ क्या करेगा जो कभी उसके नियंत्रण में थे। इससे भी बदतर बात यह थी कि जिस स्थान पर प्लेग गॉड के चर्च ने खुद को स्थापित किया था, वह केवल स्कारलेट मून के पंथ और फायर गॉड के अनुयायियों के नियंत्रण वाले राज्यों के बगल में स्थित था। सब बातों पर विचार करते हुए स्काई गॉड का संप्रदाय नव स्थापित प्लेग गॉड के चर्च के खिलाफ उन दोनों की लड़ाई को देखने में कुछ भी नहीं खोएगा। दूसरी ओर स्काई साम्राज्य के भीतर खुद को स्थापित करने वाला प्लेग गॉड का चर्च एक अच्छी बात भी हो सकती है, क्योंकि यह स्कारलेट मून के पंथ और फायर गॉड के अनुयायियों को अपनी सेना के एक बड़े हिस्से को प्लेग गॉड के चर्च द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र की सीमा वाले राज्यों की ओर भेजने के लिए मजबूर करेगा। इससे स्काई गॉड के संप्रदाय को उन राज्यों के एक बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ बनाए रखने में मदद मिलेगी जो कभी आर्च बिशप ग्रीन स्काई के प्रबंधन के अधीन थे। शाही परिवार ने भी इस स्थिति का लाभ उठाया, क्योंकि उन्होंने उन संप्रदायों को बुलाने की तैयारी की जिन्हें उन्होंने पहले अपने स्काई साम्राज्य में आमंत्रित किया था, और उन्हें उम्मीद थी कि वे तीन बड़े धार्मिक संगठनों को कमजोर करने के लिए एक संप्रदाय गठबंधन बनाएंगे। अब जबकि एक नया धार्मिक संगठन सामने आ गया था और पहले से स्थापित धार्मिक संगठनों के बीच अनबन हो गई थी, स्काई साम्राज्य के सम्राट ने उन्हें और कमजोर करने के लिए इस स्थिति का उपयोग करने की आशा की। फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में वापस सेवंथ स्टार पीक पर नए मुख्य संप्रदाय का निर्माण शुरू हुए लगभग आधा साल बीत चुका था। इस दौरान वीर कई नई तकनीकें सीखने में सफल रहा था जिन्हें वह अपने तीन शिष्यों को सिखा सकता था, और साथ ही वह इवेरिया महाद्वीप में मौजूद विभिन्न व्यवसायों के बारे में अपना ज्ञान बढ़ा रहा था। यहां तक कि उसने कुछ ऐसे दुर्लभ व्यवसायों के बारे में भी सीखा जिनमें फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट और स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट के पास कोई विशेषज्ञ नहीं था, जैसे चाय बनाने की कला और भेष बदलना। चाय की कला विशेष रूप से कुछ ऐसी थी जिसमें उसकी रुचि थी, और अपने महल के भीतर स्थित रसोई में
एक बार स्वयं इसे आजमाते समय वह चाय बनाने में वास्तव में बहुत कुशल नहीं था। हालांकि इसी समय उसकी मुलाकात अनन्या से हुई और चाय के विषय पर संक्षिप्त बातचीत के बाद उसे पता चला कि उसके पास चाय की कला में अद्भुत प्रतिभा थी। हालांकि वह साधना के मामले में प्रतिभाशाली नहीं थी, लेकिन वीर को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि वह उसकी शिष्या नहीं थी। अपने पास चाय की कला में कुशल किसी व्यक्ति को रखने की इच्छा से वीर ने अनन्या के अभ्यास के लिए चाय की कला पर कुछ पुस्तकें लाने का निर्णय लिया, जिसे पाकर वह बहुत खुश थी, क्योंकि चाय बनाने की कला का अभ्यास करने से न केवल उसे चाय की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे उसका मन भी शांत होगा और समय के साथ उसकी साधना में भी वृद्धि होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय की कला के बारे में जानकारी से भरी पुस्तकों का ढेर सौंपने के बाद अनन्या के चेहरे पर खुशी देखकर वीर को भी प्रसन्नता महसूस हुई। भविष्य में मुझे यदि संभव हो तो चाय की कला पर कुछ और पुस्तकें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मन में यह सोचते हुए वीर एक बार फिर नई तकनीकें सीखने और अपने 3 शिष्यों को पढ़ाने के अपने दैनिक जीवन में लौट आया। हालांकि इस बार वह अनन्या के साथ भी कुछ समय बिताता था, ताकि यह देख सके कि उसने चाय बनाने की कला में कितनी प्रगति की है। इस तरह एक और आधा साल शांति से बीत गया। ऐसा लगता है कि नए मुख्य संप्रदाय का निर्माण आखिरकार पूरा होने वाला है। अपने मंडप में 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक शांति से साधना करने और अपने शिष्यों को शिक्षा देने के बाद वीर सितारों की छांव में रात भर साधना करने के पश्चात उठे और अपने शरीर को थोड़ा ताना। फिर उन्होंने खंडित नक्षत्र शिखर की दिशा में देखा। पिछले 1 वर्ष के दौरान उनका साधना स्तर नहीं बदला था और वह अभी भी डोमेन अधिपति क्षेत्र के 8वें चरण में ही थे। इसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने अपना अधिकांश ध्यान अपने 2 क्षेत्रों को समझने और उन्हें आपस में मिलाने के प्रयास पर केंद्रित किया था। दुर्भाग्य से, हालांकि उन्होंने कुछ प्रगति की थी और अपने दोनों क्षेत्रों की शक्ति बढ़ाई थी, लेकिन वह अभी भी उन्हें एक ही क्षेत्र में मिलाने से बहुत दूर थे। उनकी वर्तमान गति को देखते हुए, बिना किसी बाहरी सहायता के दोनों क्षेत्रों को सफलतापूर्वक मिलाने में उन्हें संभवतः 5 से 10 साल लगेंगे। अपने हिम क्षेत्र और तलवार क्षेत्र को एक साथ मिलाने के बाद वह आत्मा आरोहण क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर सकेंगे। जहां तक डोमेन अधिपति क्षेत्र के 9वें चरण तक पहुंचने की बात थी, वीर को इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अपने दोनों क्षेत्रों को मिलाने से पहले ही इसे प्राप्त कर लेंगे। इतना ही नहीं, प्रणाली उन्हें हमेशा साधना में वृद्धि का पुरस्कार दे सकती थी और उन्हें डोमेन अधिपति क्षेत्र के 9वें चरण तक पहुंचा सकती थी। वर्तमान में उनके पास जो कार्य सक्रिय थे, वे थे उड़ती तलवार संप्रदाय की शक्ति बढ़ाने का संप्रदाय कार्य, देवांश की दिशा बोध से संबंधित कार्य, जिसमें संभवतः उन्हें देवांश को नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करनी थी, और दुनिया भर में स्थानिक अंगूठियां फैलाने वाला कार्य। प्रणाली द्वारा दिए गए इन 3 कार्यों में से उड़ती तलवार संप्रदाय की शक्ति से संबंधित कार्य ने उनकी अपनी शक्ति नहीं बढ़ाई थी, बल्कि इससे संप्रदाय की शक्ति बढ़नी थी। यह देखते हुए कि नए मुख्य संप्रदाय के निर्माण के बाद उड़ती तलवार संप्रदाय और वसंत पुष्प संप्रदाय आधिकारिक तौर पर एक ही संप्रदाय बन जाएंगे, वीर को नए मुख्य संप्रदाय के पूरा होने के बाद इस कार्य के सिद्ध होने की उम्मीद थी। देवांश से संबंधित कार्य और स्थानिक अंगूठियों को फेंकने वाला कार्य दोनों ही रहस्य बने हुए थे, क्योंकि उन दोनों में यह नहीं बताया गया था कि उन्हें पूरा करने पर क्या पुरस्कार मिलेगा। साधना में वृद्धि पुरस्कारों में से एक हो सकती थी, लेकिन यह कुछ पूरी तरह से अलग भी हो सकता था। समय सीमित कार्य के बारे में सोचते हुए वीर प्रणाली की सहायता से इसे देखते हुए कुटिलता से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। समय सीमित कार्य। आपने नए संभावित शिष्यों की भर्ती का एक शानदार तरीका खोज लिया है। दुनिया भर में 1000 स्थानिक अंगूठियां फैलाएं। प्रणाली अंगूठी में एक विशिष्ट परीक्षण जोड़ेगी जो भविष्य के संभावित शिष्यों की योग्यता की जांच करेगा।
स्थानिक अंगूठियों को कार्य में तभी गिना जाएगा जब वे एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर फैलाई गई हों। डोमेन अधिपति क्षेत्र में पहुंचने पर समय शुरू हो जाएगा। समय 8 व 6 वर्ष माना सेक्टर और 1000। पुरस्कार सफलतापूर्वक फैलाई गई स्थानिक अंगूठियों की संख्या के आधार पर भिन्न होगा। एक तरह से उन्होंने कार्य पहले ही पूरा कर लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह समय समाप्त होने से पहले पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाएंगे और बेहतर पुरस्कार के लिए उन्हें फेंकने हेतु और अधिक स्थानिक अंगूठियां बनानी होंगी। एकमात्र समस्या यह थी कि स्थानिक अंगूठियां बनाने के लिए उन्होंने जिस चंद्र चांदी का उपयोग किया था वह समाप्त हो गई थी। यह उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक समय तक चली थी, लेकिन अंततः अब उनके पास खाली समय में नई स्थानिक अंगूठियां बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लगता है भविष्य में मुझे और चंद्र चांदी खोजनी होगी, या कम से कम उसके जैसी कोई चीज जिसका उपयोग स्थानिक अंगूठियों के लिए किया जा सके, यदि मैं प्रणाली से बेहतर पुरस्कार पाना चाहता हूं। अपने आप से यह बुदबुदाते हुए वीर के मन में अनिवार्य रूप से यश मिश्रा का विचार आया। उनके पास मौजूद आध्यात्मिक धातुओं की संख्या को देखते हुए उनके पास निश्चित रूप से स्थानिक अंगूठियां बनाने के लिए कुछ उपयुक्त धातुएं होंगी। हूं? कौन है? सर, अचानक एक अपरिचित एल्डर को अपने मंडप की ओर आते देख वीर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर आने वाले एल्डर से मिलने के लिए मंडप के सामने की ओर बढ़े। क्या कुछ हुआ है? एल्डर वीर, आपने तो मुझे चौंका ही दिया। मेरे सामने इस तरह अचानक प्रकट होकर। नहीं, कुछ गंभीर नहीं हुआ। मैं बस अपनी और कुछ अन्य एल्डर्स की ओर से यहां आया हूं जो आपके त्रैमासिक व्याख्यान में शामिल होना चाहते हैं, जो कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। आपको हमारे द्वारा आपके व्याख्यान में बाधा डालने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी पूरी तरह शांत रहेंगे और बिना कुछ कहे बस एक ओर खड़े होकर सुनेंगे। अपने सामने वीर को अचानक प्रकट होते देख लगभग हवा में उछलते हुए एल्डर ने जल्दी से अपने आने का कारण बताया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे न केवल अपनी ओर से बल्कि एल्डर्स के एक समूह की ओर से यहां आए थे। आ, सही बात है, दोहराया जाने वाला सेक्ट मिशन भी तो है। चूंकि ये हर 3 महीने में एक बार होता था, इसीलिए मैंने व्याख्यान आयोजित करने और प्रतिभागियों को चुनने में वृद्ध श्रीकांत की मदद लेने का फैसला किया था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इस बार व्याख्यान फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और कोर फॉर्मेशन रेल्म के उन पुराने शिष्यों के लिए होना चाहिए जिन्होंने वृद्ध श्रीकांत द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ये एल्डर्स भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। वे व्याख्यान के कोर फॉर्मेशन रेल्म वाले हिस्से को सुनना चाहते हैं। मन ही मन यह सोचते हुए वीर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स कुछ चीजों के मामले में थोड़े आलसी हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है तो वे अभी भी अपनी साधना में सुधार करना चाहते थे। शायद भविष्य में कोर फॉर्मेशन रेल्म के एल्डर्स के लिए एक व्याख्यान आयोजित करना एक अच्छा विचार है। मुझे बाद में वृद्ध श्रीकांत से इस बारे में पूछना चाहिए। बिल्कुल, आपका और अन्य एल्डर्स का इसमें शामिल होने के लिए स्वागत है। धन्यवाद। मैं जितनी जल्दी हो सके दूसरों को जाकर सूचित करूंगा। एल्डर को मना करने का कोई कारण न देखते हुए वीर मन ही मन धीरे से हंसे और उन्होंने एल्डर को उत्साहपूर्वक पहाड़ से नीचे उतरते और अपने पहाड़ से कुछ ही दूरी पर बेसब्री से इंतजार कर रहे एल्डर्स के एक समूह की ओर दौड़ते हुए देखा। जब एल्डर यह खबर लेकर वापस लौटे कि यदि वे शांत रहें तो वे व्याख्यान सुन सकते हैं, तो एल्डर्स का पूरा समूह खुशी से उछल पड़ा और उन्होंने उस एल्डर की प्रशंसा की जिसने पहाड़ पर जाकर उनसे पूछने का साहस किया था। वृद्ध एल्डर्स को इस तरह व्यवहार करते देखना काफी सुखद था। यह जानते हुए कि वह जल्द ही एक और व्याख्यान आयोजित करेंगे, वीर सोचने लगे कि इस बार उन्हें बदले में क्या मिलेगा। पिछले 1 साल के दौरान उन्होंने कुल 3 व्याख्यान दिए थे। पहले व्याख्यान के लिए उन्होंने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का पुरस्कार चुना था, जैसा कि उन्होंने पहली बार किया था। दुर्भाग्य से उन्हें ऐसी कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटी नहीं मिली
जो वृद्ध श्रीकांत को उन चोटों से उबरने में मदद कर सके जो उन्हें 10 से अधिक वर्षों तक लगातार राक्षसी औषधीय काढ़ा तैयार करने के कारण लगी थीं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें मिली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां किसी भी तरह से खराब थीं, क्योंकि भले ही वे वैसी नहीं थीं जैसी वे ढूंढ रहे थे, फिर भी वे अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं जो आसानी से नहीं मिलती थीं। दूसरे पुरस्कार के लिए उन्होंने कुछ अलग चुनने का फैसला किया था और अंत में उन्हें फायर ड्रैगन स्वॉर्ड नामक एक पीक अर्थ रैंक ची तकनीक इनाम में मिली। भले ही यह तकनीक उनके लिए ज्यादातर बेकार थी, क्योंकि यह कोर फॉर्मेशन रेल्म और नेसेंट सोल रेल्म के विशेषज्ञों के लिए उपयुक्त थी, फिर भी इसे सीखने के बाद इसने उन्हें अपने स्वॉर्ड डोमेन को बेहतर बनाने में मदद की। अंत में उनके डोमेन में से एक स्वॉर्ड डोमेन था। अधिक तलवार तकनीकों को सीखने से इसमें सुधार करने में मदद मिलेगी। भले ही उन्होंने जो तकनीक सीखी वह निचले स्तर की थी, फिर भी यह उन्हें स्वॉर्ड डाओ की उनकी समझ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती थी और बदले में उनके डोमेन की शक्ति को बढ़ा सकती थी। इसी कारण से पिछले 1 साल के दौरान उन्होंने अपना अधिकांश समय फ्लाइंग स्वॉर्ड्स सेक्ट के भीतर उन सभी तलवार तकनीकों को सीखने में बिताया था जो उनके हाथ लग सकती थीं। यही नहीं, फायर ड्रैगन स्वॉर्ड सीखने के बाद वे इसे फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट को दे सकते थे और बदले में सेक्ट के कोर फॉर्मेशन रेल्म और नैसेंट सोल रेल्म के विशेषज्ञों के लिए उपलब्ध तकनीकों की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकते थे। आखिरकार, भले ही फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के पास उनके स्तर के अन्य सेक्टों की तुलना में अर्थ रैंक और हेवन रैंक दोनों की ची तकनीकों की एक बड़ी संख्या थी, लेकिन जब इस बात पर विचार किया जाता था कि फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में वास्तव में कितने कम लोग इन तकनीकों को सीख सकते हैं, तो यह संख्या अभी भी बहुत कम थी। अब तक एक नई ची तकनीक सीखने की बात आने पर सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक तकनीक के साथ तालमेल बिठाना था। यदि किसी का ची तकनीक के साथ कोई तालमेल नहीं होता, तो उसे इसे सीखने का विचार छोड़ना पड़ता और अगली तकनीक की ओर बढ़ना पड़ता। अधिक ची तकनीकों का अर्थ था कि कोर फॉर्मेशन रेल्म के एल्डर्स के लिए सीखने के लिए एक उपयुक्त तकनीक मिलने की अधिक संभावना थी। बदले में एक शक्तिशाली अर्थ रैंक ची तकनीक सीखने से उन एल्डर्स को मदद मिल सकती है जो कोर फॉर्मेशन रेल्म में फंसे हुए थे, ताकि वे नैसेंट सोल रेल्म के बारे में कुछ समझ हासिल कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। इससे यह देखा जा सकता था कि फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के लिए अर्थ रैंक की और अधिक ची तकनीकें प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण था। महावीर प्रताप, श्रेया, वृद्ध श्रीकांत और दोनों संप्रदायों के बाकी बुजुर्गों ने भी इस बात को महसूस किया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने साधना मंत्रों और ची तकनीकों को सेवेंथ स्टार पीक के एक विशाल नए पुस्तकालय में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था, जहां भविष्य में दोनों संप्रदायों की तकनीकों को एकत्र किया जाएगा। इस समय तक उन्हें सिस्टम से प्राप्त फायर ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक पहले से ही सेवेंथ स्टार पीक के इस नए पुस्तकालय में रखी जा चुकी थी और फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट और स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट दोनों के काफी बुजुर्गों ने इसे सीखना शुरू कर दिया था। इससे उन्हें लंबे समय तक स्थिर रहने के बाद अपनी साधना में सुधार के संकेत दिखाने का अवसर मिला। इसी कारण से वीर ने तीसरे पुरस्कार के रूप में एक ची तकनीक चुनने का निर्णय लिया था और उन्हें ग्रीन फ्लावर बैरियर नामक एक पीक अर्थ रैंक ची तकनीक दी गई थी। ग्रीन फ्लावर बैरियर उनके लिए काफी बेकार था, लेकिन बुजुर्गों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट के बुजुर्ग विशेष रूप से इस ची तकनीक में रुचि रखते थे। उन्होंने जो सुना था उसके अनुसार स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट के एक नासैंट सोल रेल्म के बुजुर्ग ने भी सेवेंथ स्टार पीक के पुस्तकालय में रखे जाने के बाद ग्रीन फ्लावर बैरियर को सीखने का विकल्प चुना था। यह कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि एक पीक अर्थ रैंक ची तकनीक का पूरी तरह से उपयोग केवल नासैंट सोल रेल्म के किसी व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता था। वृद्ध श्रीकांत की आत्मा को हुई क्षति को ठीक करने में मदद करने वाली एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी की तलाश करना केवल व्याख्यान संप्रदाय मिशन के पुरस्कार के साथ संभव नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता था
कि पुरस्कार एक निश्चित सीमा के भीतर सीमित थे। मिस्टिक ग्रेड की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त नहीं की जा सकती थीं, और अर्थ रैंक से ऊपर की छी तकनीकें भी ऐसी चीज नहीं थीं जिन्हें केवल एक साधारण दोहराए जाने वाले मिशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सके। हालांकि भले ही दोहराए जाने वाले संप्रदाय मिशन से मिलने वाले पुरस्कार अधिकांश समय उनकी अपनी साधना के स्तर को सुधारने में उपयोगी नहीं थे या वृद्ध श्रीकांत को ठीक होने में मदद नहीं करते थे, फिर भी यह फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के बुजुर्गों की समग्र शक्ति को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। शायद भविष्य में संप्रदाय के लिए और अधिक नासैंट सोल रेल्म के बुजुर्ग बनाने में भी मदद मिल सके। इस बारे में सोचते हुए वीर यह सोचने से खुद को रोक नहीं सके कि क्या भविष्य में और अधिक दोहराए जाने वाले मिशन होंगे। हालांकि वे अपनी खुद की ताकत बढ़ाने के मामले में उतने उपयोगी नहीं थे, लेकिन फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट की ताकत बढ़ाने की बात आने पर वे एकदम सही थे। अचानक मंडप के प्रवेश द्वार से अपनी ओर आती हुई एक परिचित उपस्थिति को महसूस करते हुए वीर ने जल्द ही देवांश को बाहर निकलते देखा, और फिर वह सीधे उनकी ओर बढ़ने लगा। देवांश, क्या बात है? देवांश को अचानक आते देखकर वीर को थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई। उन्हें जो याद था उसके अनुसार आज उनके साथ उनका कोई पाठ निर्धारित नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह फिर से बाहर जाना चाहता हो? गुरुजी, क्या मैं आज व्याख्यान के लिए आपके साथ शामिल हो सकता हूं? हालांकि वीर ने देवांश से जो उम्मीद की थी उसके विपरीत देवांश बस आज फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के पुराने शिष्यों के लिए आयोजित किए जा रहे व्याख्यान में शामिल होने के बारे में पूछने के लिए बाहर आया था। चूंकि वह कोर फॉर्मेशन रेल्म के बारे में भी बात करने की योजना बना रहे थे, इसीलिए व्याख्यान में भाग लेना उनके लिए समय की बर्बादी नहीं थी। जरूर, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। अपने शिष्य के अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई कारण न देखते हुए वीर बिना किसी विरोध के सहमत हो गए। धन्यवाद गुरुजी। देवांश द्वारा व्याख्यान में साथ चलने और शामिल होने के निर्णय के बाद वीर ने अगले कुछ घंटे व्याख्यान से पहले दिशा को ड्रैगन फायर स्वॉर्ड सिखाने में बिताए। तलवार चलाने में कुशल होने और अपनी दिव्य काया के माध्यम से अग्नि के दांव से जुड़ाव होने के कारण दिशा आसानी से ड्रैगन फायर स्वॉर्ड के शुरुआती भाग में महारत हासिल करने में सफल रही। देवांश के साथ व्याख्यान में जाते हुए वीर ने दिन का शेष समय व्याख्यान में बिताया। यह केवल शाम को देर से समाप्त हुआ, जब सूरज फ्लाइंग स्वॉर्ड सेट के आसपास के पहाड़ों के पीछे नीचे जाने लगा था। व्याख्यान अपने आप में एक बड़ी सफलता थी और अब तक का उनका सबसे अच्छा व्याख्यान था। इसका मुख्य कारण यह था कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म के शिखर पर व्याख्यान में भाग लेने वाले 3 पुराने शिष्य कोर फॉर्मेशन रेल्म तक पहुंचने में सफल रहे थे। इस समय फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के सबसे मजबूत शिष्य कोर शिष्य थे, बुजुर्गों के व्यक्तिगत शिष्यों से अलग, जिनकी शक्ति उनके गुरु के आधार पर अलग अलग होती थी। इतना ही नहीं, फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का प्रत्येक कोर शिष्य कोर फॉर्मेशन रेल्म तक पहुंच चुका था, और जैसा कि नाम से पता चलता है, उन्हें फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट का मुख्य आधार माना जा सकता था। उनमें से प्रत्येक भविष्य में फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट के बुजुर्ग बनेंगे जब वे पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेंगे और कोर फॉर्मेशन रेल्म में और मजबूत हो जाएंगे। एक व्याख्यान द्वारा 3 और कोर शिष्य तैयार करना फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में एक बड़ी बात थी, और इसने तुरंत वीर की प्रतिष्ठा को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। यद्यपि वृद्ध श्रीकांत के समान नहीं, फिर भी फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट में उनकी प्रतिष्ठा पहले से ही बाकी कोर एल्डर्स की तुलना में बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी, और कुछ युवा शिष्यों ने तो उन्हें सर्वोच्च बुजुर्ग या पूर्वज के रूप में भी संबोधित करना शुरू कर दिया था। यहां तक कि वह अब भी 30 साल के भी नहीं हुए थे, फिर भी इन शिष्यों ने उन्हें पूर्वज बुलाना शुरू कर दिया था। तथ्य यह था कि उनकी शक्ति डोमेन लॉर्ड रेलम पर थी, जबकि फ्लाइंग सोर्ड सेक्ट के बाकी कोर एल्डर्स अभी भी नेसेंट सोल रेलम पर थे, जिसने सेक्ट में अभी-अभी शामिल हुए शिष्यों के बीच कुछ भ्रम पैदा कर दिया था। अंत में
वृद्ध श्रीकांत ने इस बारे में महावीर प्रताप से संपर्क किया और श्रेया के साथ मिलकर उन तीनों ने निर्णय लिया कि वीर के लिए एक नया पद आवश्यक था। उसी समय उन्होंने फ्लाइंग सोर्ड सेक्ट के वर्तमान पदानुक्रम को बदलने का भी निर्णय लिया और स्प्रिंग फ्लावर सेक्ट को भी एक नए पदानुक्रम में बदलना होगा, क्योंकि दोनों सेक्ट अलग-अलग प्रणालियों पर चलते थे। अपने व्याख्यान की समाप्ति के बाद वीर उस सदमे से पूरी तरह अनभिज्ञ थे जो उन्होंने सेक्ट के शिष्यों और एल्डर्स दोनों को दिया था। इसके बजाय वीर का ध्यान इस बात पर था कि अपना व्याख्यान समाप्त करने के बाद उन्हें कौन सा इनाम चुनना चाहिए। तो क्या फिर से एक यादृच्छिक ची तकनीक, या शायद मुझे इस बार कुछ अलग आजमाना चाहिए? चूंकि वह सिस्टम से लगातार 3 बार छी तकनीक प्राप्त करना चुन चुके थे, वीर अन्य पुरस्कारों के बारे में उत्सुकता महसूस किए बिना नहीं रह सके। विशेष रूप से वह विशिष्ट साधना मंत्र जो उन पुरस्कारों में शामिल था, जिन्हें वह चुन सकते थे। उनकी समझ के अनुसार एक विशिष्ट साधना मंत्र वह होना चाहिए जो पूरी तरह से एक तत्व पर केंद्रित हो, दिशा के हेवन बर्निंग मंत्र के समान जो पूरी तरह से अग्नि के दांव पर केंद्रित था और भविष्य में दिशा को अग्नि डोमेन को संघनित करने में मदद करेगा जब वह डोमेन लॉर्ड रेलम में प्रवेश करेगी। देवांश, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे सेक्ट में वर्तमान में किस चीज की कमी है? ची तकनीक या साधना मंत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला? क्या चुनना है यह न जानते हुए वीर ने अपने बगल में चल रहे देवांश से पूछने का निर्णय लिया। यह देखते हुए कि देवांश सेक्ट के अन्य शिष्यों से बात करने के मामले में अधिक सक्रिय था, उसे इस बारे में कुछ अंदाजा होना चाहिए था कि सेक्ट के शिष्यों को सबसे अधिक लाभ किससे होगा। सेक्ट में किस चीज की कमी है? यदि आप फॉर्मेशन रेलम से नीचे के शिष्यों की बात कर रहे हैं, तो सेक्ट में वास्तव में किसी चीज तकनीक की कमी नहीं है। अगर मुझे कुछ कहना हो, तो हमारे पास अर्थ रैंक और उससे ऊपर के साधना मंत्रों की संख्या काफी कम है। इतना ही नहीं, इनमें से अधिकांश तकनीकें तलवार पर आधारित हैं। हालांकि यह ठीक है, क्योंकि सेक्ट का मौलिक साधना मंत्र सीखना काफी आसान है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ तत्वों में प्रतिभा के साथ पैदा हुए हैं जो इस पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और उन्हें एक निम्न स्तर का साधना मंत्र चुनना होगा, क्योंकि सेक्ट के पास अर्थ रैंक पर ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो उनके अनुकूल हो। अपना लंबा उत्तर समाप्त करते हुए देवांश ने अपना ध्यान अपने गुरु की ओर लगाया। एक नजर में ही वीर बता सकते थे कि वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि उन्होंने अचानक उसे ऐसा सवाल क्यों पूछा। मैं इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं निकट भविष्य में सेक्ट के लिए कुछ नई ची तकनीकें और मंत्र जुटाना चाहता था और सोच रहा था कि दोनों में से कौन सा अधिक जरूरी है। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले अधिक साधना मंत्र प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं समझ गया। ये वास्तव में बहुत अच्छा होगा यदि हम भविष्य में कुछ और साधना मंत्र प्राप्त कर सकें। मुझे यकीन है कि जो शिष्य अपने लिए अनुपयुक्त साधना मंत्र का अभ्यास करने में फंसे हुए हैं, वे यह जानकर खुश होंगे कि गुरु उन साधना मंत्रों को इकट्ठा करने की योजना बना रहे हैं जिनकी सेक्ट में कमी है। अपने गुरु की बात सुनकर समझदारी में सिर हिलाते हुए देवांश उन कुछ दोस्तों के बारे में सोचकर उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका, जिन्हें उसने सेक्ट में बनाया था और जिनके पास अभ्यास करने के लिए उचित साधना मंत्र की कमी थी। हाँ, मुझे यकीन है कि वे खुश होंगे। चलो, अभी के लिए मंडप वापस चलते हैं। देवांश के बोलना समाप्त करने के बाद सिस्टम से आने वाली चिर परिचित सूचना को महसूस करते हुए वीर समझ गए कि उनकी संक्षिप्त बातचीत ने एक बिल्कुल नए मिशन को जन्म दिया है। वुश इसी कारण से वीर ने अपने डोमेन का उपयोग किया और पैदल वापस जाने के बजाय उन दोनों को जल्दी से उड़ाकर मंडप में ले गए। अब जब उन्हें सिस्टम से एक नया मिशन मिल गया था, तो वह वास्तव में यह पता लगाना चाहते थे कि वह क्या था। मंडप के अंदर अपने कमरे में वापस लौटते हुए वीर ने तुरंत दोहराए जाने वाले मिशन के लिए पुरस्कार नहीं चुना और इसके बजाय देवांश के साथ अपनी बातचीत के बाद मिले नए मिशन को देखने के लिए सिस्टम इंटरफेस खोला। सेक्ट मिशन,
सेक्ट के लिए अद्वितीय साधना मंत्र एकत्रित करें। विवरण: पंथ में शिष्यों के लिए उपलब्ध विभिन्न कल्टीवेशन मंत्रों की कमी है। 10 अद्वितीय कल्टीवेशन मंत्र एकत्रित करें। कोई भी एक समान नहीं होना चाहिए और उन सभी को कम से कम अर्थ रैंक तक पहुंचना चाहिए। अद्वितीय कल्टीवेशन मंत्र 0 चाय 10। पुरस्कार: 1 घंटे के लिए आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करें। हालांकि यह मिशन अपने आप में पूरा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं थी और वह दोहराए जाने वाले पंथ मिशन का उपयोग करके इसे पूरा करने में सक्षम होना चाहिए था। भले ही इसमें उसे कुछ समय लगे, उसे कुछ वर्षों में इसे पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। पंथ मिशन के बारे में एकमात्र भ्रमित करने वाली बात पुरस्कार था। आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करें। वीर को कोई अंदाजा नहीं था कि इसका क्या मतलब है। एकमात्र चीज जिसके बारे में वह सोच सकता था वह सोर्स क्रिस्टल था, जिसे उसने डोमेन लॉर्ड रेलम में प्रवेश करते समय ग्रहण किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मज्ञान की स्थिति वैसी ही थी जब कोई सोर्स क्रिस्टल ग्रहण करता है? यदि वास्तव में ऐसा था, तो यह उसे अपने बर्फ और तलवार के डोमेन को एक साथ जोड़ने का तरीका खोजने में मदद कर सकता था। इतना सोचकर वीर उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह पंथ मिशन को तुरंत पूरा करना चाहता था और यह जानने के लिए आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करना चाहता था कि वह अपने दो डोमेन को एक साथ कैसे जोड़ सकता है और सोल असेंशन रेलम के लिए एक स्पष्ट रास्ता पा सकता है। हालांकि वह यह भी समझता था कि ऐसा कुछ असंभव था, क्योंकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दोहराए जाने वाले पंथ मिशन के बाहर फ्लाइंग सोर्ड सेक्ट के लिए इतने सारे नए और अद्वितीय कल्टीवेशन मंत्र कहां से प्राप्त करें, जिसे हर 3 महीने में केवल एक बार पूरा किया जा सकता था। फ्लाइंग सोर्ड सेक्ट के अधीन आने वाले पंथों से कल्टीवेशन मंत्रों को चुराना भी वास्तव में कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि फ्लाइंग सोर्ड सेक्ट के पास पहले से ही इसके समान कल्टीवेशन मंत्र मौजूद हों, जिसका अर्थ है कि उनके कल्टीवेशन मंत्र नए और अद्वितीय नहीं होंगे। यदि वह कल्टीवेशन मंत्रों को चुराना चाहता था, तो उसे संभवतः उस क्षेत्र से बाहर जाना होगा जो कभी हेवनली स्काई किंगडम हुआ करता था, या सेवन फेट्स सेक्ट जैसे किसी अधिक शक्तिशाली पंथ से चोरी करनी होगी। हालांकि यह देखते हुए कि श्रेया के अनुसार सेवन फेट सेक्ट का पंथ प्रमुख डोमेन लॉर्ड रेलम तक पहुंच चुका था, वीर वास्तव में उस चीज के लिए उनके साथ अनावश्यक रूप से संबंध खराब नहीं करना चाहता था, जिसके लिए वह बस कुछ महीने और इंतजार कर सकता था। आखिरकार, भले ही वह अपने बर्फ और तलवार के डोमेन को एक साथ जोड़ने का रास्ता खोज ले, फिर भी उसे सोल असेंशन रेलम में प्रवेश करने का प्रयास करने से पहले डोमेन लॉर्ड रेलम के 9वें चरण तक पहुंचना होगा। अभी कोई जल्दी नहीं है, और मैं तो यह भी निश्चित नहीं हूं कि वास्तव में पुरस्कार क्या है। क्या होगा यदि यह सोर्स क्रिस्टल जैसा न होकर कारण कुछ पूरी तरह से अलग हो? यह विचार आने पर अपना सिर हिलाते हुए वीर ने नए पंथ मिशन को तेजी से पूरा करने के तरीके के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई और इसके बजाय बस चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने और अपने दोहराए जाने वाले पंथ मिशन की मदद से इसे पूरा करने का फैसला किया। चुना गया पुरस्कार: स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन मंत्र। हाँ नहीं, हाँ, स्वाइश अद्वितीय कल्टीवेशन मंत्र 130। दोहराए जाने वाले मिशन के पुरस्कार के रूप में स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन मंत्र को चुनते हुए वीर ने अपने सामने हवा में एक छोटी किताब को प्रकट होते देखा, जबकि अद्वितीय कल्टीवेशन मंत्रों को इकट्ठा करने का पंथ मिशन 0 से बढ़कर 1 हो गया। भले ही इसे पूरा होने में अभी लंबा समय था, वीर यह जानकर खुश था कि उसका अनुमान वास्तव में सही था और दोहराए जाने वाला पंथ मिशन उसे इस बिल्कुल नए पंथ मिशन को पूरा करने में मदद कर सकता था। हम मुझे आश्चर्य है कि यह किस तरह का कल्टीवेशन मंत्र है। सिस्टम से अपना ध्यान हटाते हुए वीर ने उत्सुकता से अपने सामने प्रकट हुई छोटी किताब की ओर देखा। डार्क शैडो डेमन मंत्र। यह एक राक्षसी कल्टीवेशन मंत्र जैसा क्यों लगता है? कल्टीवेशन मंत्र का नाम पढ़ते हुए वीर खुद से यह बुदबुदाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक सका। डार्क शैडो डेमन मंत्र
यह चाहे जिस भी तरह से देखा जाए, बिल्कुल एक राक्षसी कल्टीवेशन मंत्र जैसा लग रहा था। वूश! अपने डोमेन की मदद से अभी भी अपने सामने तैर रहे कल्टीवेशन मंत्र को पकड़ते हुए वीर ने जल्दी से इसे देखा। अगले कुछ मिनटों तक डार्क शैडो डेमन मंत्र को पढ़ने के बाद वीर अपने चेहरे पर हैरान कर देने वाले भाव के साथ साधना मंत्र को नीचे रखने से खुद को नहीं रोक सके। डार्क शैडो डेमन मंत्र, डार्क शैडो डेमन मंत्र। यह सोचना कि यह वास्तव में एक राक्षसी साधना मंत्र नहीं है, बल्कि इसके बजाय एक साधना मंत्र है जो आध्यात्मिक ची के एक दुर्लभ रूप की साधना पर केंद्रित है, जो केवल रात के दौरान प्रकट होता है। वास्तव में डार्क शैडो डेमन मंत्र वैसा राक्षसी साधना मंत्र नहीं था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी, बल्कि इसके बजाय एक ऐसा साधना मंत्र था जो एक विशेष ची की साधना में विशेषज्ञता रखता था, जो केवल रात के दौरान बनती थी। इतना ही नहीं, इसके लिए उपयोगकर्ता के पास डार्क शैडो डेमन फिजिक नामक एक विशेष काया होना भी आवश्यक था। सिस्टम वास्तव में गलत नहीं था कि यह एक अद्वितीय साधना मंत्र था। सच कहूं तो वीर को आश्चर्य हुआ कि क्या फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में कोई भी वास्तव में इस तरह के अद्वितीय साधना मंत्र का अभ्यास कर सकता है। सब लोग, अभी यहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है। आप वापस जा सकते हैं, जो आप पहले कर रहे थे। यह महसूस करने के बाद कि इतने सारे लोग यह देखने के लिए क्यों इकट्ठा हुए थे कि क्या हो रहा है, वीर कुछ कहने ही वाले थे कि श्रेया ने उनसे पहले कह दिया। श्रेया की बात का पालन करते हुए, हालांकि वे सप्त तारा शिखर के केंद्र में क्या हुआ था, यह जाने बिना जाने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन एल्डर्स और शिष्यों ने श्रेया की बात के पीछे के इरादे को समझा और वे सभी जल्द ही उस क्षेत्र से चले गए। पीछे केवल श्रेया, रुद्रिका देव और महावीर प्रताप रह गए। तो एल्डर वीर, क्या आप समझाएंगे कि यह सब क्या है? यह देखकर कि एल्डर्स और शिष्य चले गए थे, रुद्रिका देव अपने होठों पर मुस्कान के साथ आगे बढ़ने वाली और पूछने वाली पहली व्यक्ति थीं कि उन्होंने सप्त तारा शिखर के केंद्र के साथ क्या किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने भविष्य के उपयोग के लिए इस पानी को रखने के लिए सप्त तारा शिखर के केंद्र को एक झील में बदल दिया है और साथ ही एल्डर्स और शिष्यों दोनों के आने और साधना करने के लिए एक विशेष स्थान के रूप में सेवा करने के लिए। रुद्रिका देव का सामना करते समय किसी कारण से अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस करते हुए वीर ने जल्दी से उस भावना को एक तरफ कर दिया और इतनी बड़ी झील बनाने के अपने कारण को समझाना शुरू कर दिया। साथ ही अपने नीचे के 6 अलग-अलग ची झरनों से निकलने वाले पानी की ओर इशारा करना भी याद रखा। वास्तव में यह पानी साधना की बात आने पर मदद करने के लिए वास्तव में उपयोगी है। उनके स्पष्टीकरण के दौरान 6 ची झरनों द्वारा धीरे धीरे भरी जा रही खाली झील में पहले ही अपना रास्ता बना लेने के बाद श्रेया ने अपना सिर हिलाया और नेड़े निरीक्षण करने से पहले सावधानी से कुछ पानी निकाला। भले ही उनके पास पानी का गहन निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, फिर भी वह समझ सकती थीं कि संप्रदाय की ताकत में सुधार करने के लिए यह कितना उपयोगी था, विशेष रूप से यह देखते हुए कि पानी के 6 मूल बिंदुओं का जल्द ही रुकने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। श्रेया जो कह रही हैं, वह वास्तव में सच है। मुझे यकीन है कि एल्डर्स और शिष्य दोनों को यह जानकर खुशी होगी। इतना ही नहीं, झील की उपस्थिति भविष्य में सप्त तारा शिखर पर आने के लिए अनिच्छुक कुछ पुराने एल्डर्स को मनाने में आसानी कर सकती है। श्रेया के कुछ ही देर बाद पहुंचकर महावीर प्रताप उनकी बात से सहमत हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही संप्रदाय के लाभ के लिए इसका उपयोग करने की योजना बनाना शुरू कर दिया था। ची से भरपूर पानी की एक पतली परत से ढकी खाली झील के तल पर पहुंचने के बाद एकमात्र व्यक्ति जिसने कुछ नहीं कहा, वह रुद्रिका देव थीं, जिन्होंने इसके बजाय श्रेया द्वारा किए गए कार्य के समान जमीन से कुछ पानी उठाने से पहले अपनी आंखें सिकुड़ लीं। क्या कुछ गलत है? रुद्रिका देव के इस अजीब व्यवहार को देखते हुए वीर ने भ्रमित लहजे में यह पूछा, यह न समझते हुए कि रुद्रिका देव की प्रतिक्रिया अन्य दो से इतनी अलग क्यों थी। आह, शायद इसीलिए क्योंकि उन्होंने यहां आध्यात्मिक फूलों के पोषण के लिए एक पुष्प मंडप बनाने की योजना बनाई थी।
इससे पहले कि आपने अनिवार्य रूप से इसे जमीन में एक बड़े छेद में बदल दिया। रुद्रिका देव से पहले जवाब देते हुए महावीर प्रताप यह कहने के बाद कुटिलता से मुस्कुराए। जिस समय महावीर प्रताप ने वीर को यह समझाया, रुद्रिका देव की आंखें और भी सिकुड़ गईं, क्योंकि उनका ध्यान अपनी हथेली में रखे पानी से हटकर महावीर प्रताप पर जा टिका। मैं समझ गया, मुझे खेद है। यह न जानते हुए कि क्या कहना है, क्योंकि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि रुद्रिका देव की सप्त तारा शिखर के केंद्र के लिए पहले से ही योजनाएं थीं। वीर केवल अजीब तरह से माफी मांग सके, यह देखते हुए कि उन्होंने पहले ही झरने लगा दिए थे। वीर को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या आह, इसके बारे में क्या ख्याल है? आप झील के ऊपर एक मंडप बना सकती हैं और झील का उपयोग आध्यात्मिक जल, कमल के फूल और कुमुदनी उगाने के लिए कर सकती हैं। हालांकि झील के गहरे हिस्से इसके लिए बहुत गहरे हैं। झील के किनारे के उथले क्षेत्र इसके लिए एक बेहतरीन स्थान होने चाहिए। विचार आने पर वीर ने रुद्रिका देव की ओर देखा और देखा कि उनकी सिकुड़ी हुई आंखें ढीली पड़ गईं और उनके चेहरे पर एक विचार मग्न भाव आ गया। हम्म पानी की गुणवत्ता को देखते हुए जल, कमल के फूल और कुमुदनी उगाना वास्तव में एक महान विचार होगा। पानी में छी की उच्च मात्रा को देखते हुए जब वे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें काफी उच्च गुणवत्ता वाला भी होना चाहिए। यह अपने आप से बड़बड़ाते हुए वह चारों ओर देखती रहीं। खाली झील धीरे धीरे भर रही थी और तल को ढकने वाली पानी की पतली परत धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। रुद्रिका देव ने वीर की ओर मुड़ने से पहले अपने चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ सिर हिलाया। यह एक बहुत अच्छा विचार लग रहा है। मुझे बस आशा है कि आप वृद्ध श्रीकांत को यहां के पानी का उपयोग करने से रोकेंगे, इससे पहले कि यह इतना भर जाए कि मैं कमल के फूल और जल कुमुदिनी उगाना शुरू कर सकूं। यह मेरे लिए ठीक है। मुझे यकीन है कि वृद्ध श्रीकांत इस जगह को देखने के बाद समझेंगे और वह जो भी आयोजन करने की सोच रहे होंगे, उससे पीछे हट जाएंगे। रुद्रिका देव को संतुष्ट देखकर खुशी से मुस्कुराते हुए वीर उन बुजुर्गों को कोसने से खुद को नहीं रोक सके, जिनसे उन्होंने कुछ ही मिनटों पहले 7वीं तारा छोटी के केंद्र की योजनाओं के बारे में पूछा था। उन सभी ने उनसे कहा था कि किसी के पास कोई योजना नहीं है। फिर भी यह पता चला कि रुद्रिका देव ने 7वीं तारा चोटी के केंद्र के लिए पहले से ही कुछ योजना बना रखी थी और वह कितनी परेशान दिख रही थी, यह देखकर वीर समझ गए कि यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे बनाने का वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कम से कम सब कुछ अच्छे से समाप्त हुआ, क्योंकि श्रेया झील के किनारे के पास एक मंडप बनाएगी जहां वह भविष्य में जल, कमल के फूल और कुमुदिनी दोनों उगाएगी और उनकी कटाई करेगी। इन आध्यात्मिक फूलों का उपयोग उनके लिए एक पूर्ण रहस्य था, क्योंकि प्रणाली की मदद से प्राप्त ज्ञान के बावजूद उन्हें अभी भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन दो आध्यात्मिक फूलों का उपयोग क्या था। एकमात्र कारण कि उन्होंने इन दो अनोखे आध्यात्मिक फूलों के बारे में सोचा था, वह यह था कि उन्होंने एक बार रुद्रिका देव को फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में एक छोटे से तालाब में रखे हुए कुछ फूलों की देखभाल करते हुए देखा था। उस समय उन्होंने बुजुर्गों में से एक से इन दो विशेष आध्यात्मिक फूलों के बारे में पूछा था और अंततः उन्हें पता चला कि वे फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय द्वारा उत्पादित और आध्यात्मिक पत्थरों के लिए बेचे जाने वाले अब तक के सबसे कीमती आध्यात्मिक फूल थे। इन नाजुक आध्यात्मिक फूलों की देखभाल करने वाली एकमात्र उत्पादक और व्यक्ति रुद्रिका देव थीं। यह बात उनके लिए उस समय काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि रुद्रिका देव का सामान्य व्यवहार काफी उग्र था और यदि उन्होंने इसे स्वयं नहीं देखा होता तो उन्हें कभी विश्वास नहीं होता कि वह इतने नाजुक आध्यात्मिक फूलों की देखभाल कर सकती हैं। यह बहुत अच्छा है। फिर मैं योजना बनाना शुरू करूंगी और सुनिश्चित करूंगी कि पानी और बढ़ने से पहले मंडप बन जाए, ताकि निर्माण करना मुश्किल ना हो जाए। वीर को उसके अनुरोध पर सहमत होते सुनकर ऊर्जा की एक नई लहर के साथ रुद्रिका देव अब परेशान नहीं दिख रही थी और इसके बजाय बेहद उत्साहित थी। वुश!
बिना कुछ और कहे नई ऊर्जा के साथ खाली झील को छोड़ते हुए। ऐसा लगता है कि आपको जल्द ही इस बारे में वृद्ध श्रीकांत से बात करनी होगी। उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में जितना मैं जानता हूं, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह इस जगह के भरने से पहले इस पानी का उपयोग करना छोड़ दे। रुद्रिका देव के जाने के तुरंत बाद महावीर प्रताप ने जो कहा, उसे सुनकर वीर अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि उन्हें लगा कि रुद्रिका देव ने किसी तरह उन्हें अपने लिए कुछ परेशानी भरा काम करने के लिए मूर्ख बनाया है। झील भरने से पहले वृद्ध श्रीकांत को पानी का उपयोग न करने के लिए मनाने की तो बात ही छोड़िए। वीर को आभास था कि वह बूढ़ा व्यक्ति शायद चुपके से अंदर आ जाए और जब वह न देख रहे हों तो कुछ पानी ले जाए। हालांकि वृद्ध श्रीकांत को ची से भरपूर पानी चुराते देखना काफी मनोरंजक दृश्य होता, लेकिन वीर समझ गए थे कि अगर वृद्ध श्रीकांत ने शिष्यों और बुजुर्गों के लिए इसकी उपयोगिता जानने के बाद वास्तव में ऐसा कुछ किया और यह बात बाहर निकल गई, तो वीर को आभास था कि इसका उनकी प्रतिष्ठा पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसके बजाय यह इसे और बेहतर बनाने का काम करेगा। हाँ हाँ, मुझे अब विदा लेनी होगी। ऐसा लगता है कि मुझे इस जगह के बारे में वृद्ध श्रीकांत के साथ छोटी सी बातचीत करनी होगी। यह कहते हुए अपना सिर हिलाते हुए वीर ने जल्द ही श्रेया और महावीर प्रताप को विदा कहा और फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की ओर वापस चल दिए। आधिकारिक तौर पर उन्होंने मुख्य तारा चोटी पर जाने और खोजबीन पूरी करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे कुछ घंटों के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि उन्हें पहले वृद्ध श्रीकांत को बाद की तारीख में लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करने के गुणों के बारे में आश्वस्त करना था। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में वापस लौटते हुए वीर ने जल्द ही वृद्ध श्रीकांत को पाया, जिन्होंने संप्रदाय के ठीक बाहर स्थित फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी में बुजुर्गों के एक समूह के साथ बात पूरी की थी जब वह वापस आ रहे थे। बिना यह जाने कि वह किस बारे में बात कर रहे थे, वीर आसानी से अनुमान लगा सकते थे कि इसका कुछ लेना देना इस बात से था कि फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी का क्या होगा, क्योंकि अब फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के अधिकांश लोग पुराने संप्रदाय के प्रबंधन के लिए छोड़े गए कुछ लोगों को छोड़कर जल्द ही चले जाएंगे। इस तथ्य को देखते हुए कि फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी के भीतर रहने वाले अधिकांश लोग फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के किसी न किसी व्यक्ति से संबंधित थे, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वृद्ध श्रीकांत इन लोगों को 9वीं तारा चोटी के तल पर स्थित नए और बढ़ते शहर में स्थानांतरित करने का कोई तरीका न निकालें। हालांकि 9वें सितारा शिखर के आधार पर स्थित शहर अभी भी वर्तमान फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी की तुलना में बहुत छोटा था, और अगर फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी के सभी लोग वहां चले जाते तो उनके रहने का कोई रास्ता नहीं होता। इतना ही नहीं, स्प्रिंग फ्लावर संप्रदाय की भी संभवतः ऐसी ही स्थिति होती। यदि 9वें सितारा शिखर के आधार पर स्थित शहर इन सभी लोगों को बसाना चाहता था, तो इसे कम से कम वर्तमान फ्लाइंग स्वॉर्ड सिटी के आकार से दोगुना होना होगा, जिसमें कम से कम कुछ साल लगेंगे, भले ही शहर के बढ़ने की मौजूदा गति कुछ भी हो। वूश इस बारे में बहुत अधिक सोचने की जहमत न उठाते हुए, क्योंकि वृद्ध श्रीकांत ने इस समस्या के समाधान के बारे में पहले ही सोच लिया होगा, वीर आकाश से नीचे उतरे और वृद्ध श्रीकांत के सामने कुछ मीटर की दूरी पर उतरे, जिन्होंने अभी अभी फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में कदम रखा था। एल्डर वीर, क्या मैं किसी चीज में मदद कर सकता हूं? वीर को अचानक अपने सामने देखकर वृद्ध श्रीकांत हैरान नहीं हुए और इसके बजाय उन्होंने जिज्ञासापूर्ण भाव दिखाते हुए उनसे पूछा। वह सोच रहे थे कि वीर उनसे मिलने क्यों आए हैं। दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हम मेरे मंडप में जाकर बात कर सकते हैं? यह सोचकर कि वृद्ध श्रीकांत को मनाने में काफी समय लगेगा, वीर ने दूर से मुश्किल से दिखाई दे रहे अपने मंडप की ओर इशारा करते हुए यह कहा। हूं, जरूर, चलिए चलते हैं। वीर की बात सुनकर यह महसूस करते हुए कि यह कुछ गंभीर हो सकता है, वृद्ध श्रीकांत ने तुरंत अपने चेहरे पर गंभीरता ला दी और फिर दोनों वीर के मंडप की ओर चल दिए। इसके बाद जो हुआ उसे अब तक वीर के जीवन का सबसे कष्टदायक समय माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने उन्हें क्यूई समृद्ध जल के बारे में सूचित किया और फिर अगले कुछ महीनों तक
इसका उपयोग न करने के लिए उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की। अंत में सानवी, जो उस समय दिशा के साथ खेलने के लिए उनके मंडप में रुकी हुई थी, उनकी रक्षक साबित हुई। उसने उनकी चर्चा सुन ली और अगले कुछ महीनों तक क्यूई समृद्ध जल के उपयोग को रोकने के लिए वृद्ध श्रीकांत को मनाने में उनकी मदद करने के लिए बीच में आ गई। किसी कारणवश सानवी की मदद से वृद्ध श्रीकांत झील भरने से पहले क्यूई समृद्ध जल का उपयोग न करने के लिए लगभग तुरंत सहमत हो गए। वीर की तुलना में सान्वी का वृद्ध श्रीकांत पर वास्तव में बहुत अधिक प्रभाव था। यदि सान्वी की मदद न होती तो वीर लगभग निश्चित थे कि वे वृद्ध श्रीकांत को मनाने में असमर्थ होते। सान्वी की मदद से वृद्ध श्रीकांत को मनाने में सफल होने के बाद वीर ज्यादा देर तक फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में नहीं रुके। उन्होंने सान्वी और दिशा दोनों के साथ कुछ समय बिताया, जो स्प्रिट चेस नामक खेल खेल रही थीं। ये खेल स्वयं उस शतरंज के समान था जिसे वह पहले से ही जानते थे, जब केवल दो लोग खेल रहे होते थे। हालांकि यह अभी भी उस शतरंज से अलग था जिसे वह जानते थे। एक सरल उदाहरण यह था कि मोहरों को सभी प्रकार की विशेष शक्तियां प्राप्त थीं, जिनमें से एक को हेल स्टॉर्म कहा जाता था, जो बोर्ड पर एक छोटी आग फैला देता था और उसके रास्ते में आने वाले किसी भी मोहरे को राख में बदल देता था। खैर, मुझे अब चलना होगा। मुझे अभी भी शैटर्ड स्टार पीक्स पर वापस जाकर कुछ काम करना है। गुरुदेव, क्या आप यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप हार गए? जाने ही वाले थे कि वीर अपनी शिष्या की बात सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। स्प्रिट चेस बोर्ड की ओर नीचे देखते हुए, जो एक पक्ष के लिए पूर्ण विजय दिखा रहा था, जबकि दूसरा पक्ष विजेता का एक भी मोहरा लिए बिना पूरी तरह से मिटा दिया गया था, वीर को अपनी भौहें और भी अधिक सिकुड़ती हुई महसूस हुईं। आह, अभी मत जाइए। मैं वादा करती हूं कि अगली बार मैं इतनी जल्दी नहीं जीतूंगी। सानवी को एक तरफ से कूदते हुए और दयनीय भाव से उसकी ओर देखते हुए यह कहते सुनकर वीर को समझ नहीं आया कि क्या कहें, क्योंकि उन्हें किसी कारणवश ऐसा लगा जैसे उनके सीने में तलवार घोंप दी गई हो। नहीं, मुझे जाना होगा। अगर मैं और देरी करूंगा तो इससे बाकी एल्डर्स के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। स्विश! दिशा और सानवी को प्रतिक्रिया देने का कोई समय न देते हुए वीर ये कहकर आकाश में उड़ गए और गायब हो गए। किसी कारणवश उन्हें महसूस हुआ कि वहां और अधिक रुकना उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। शैटर्ड स्टार पीक्स पर वापस लौटने के बाद वीर सातवें सितारा शिखर पर वापस नहीं गए, बल्कि सीधे मुख्य सितारा शिखर की ओर चल दिए। जब उन्होंने क्योटिक क्यूई फॉर्मेशन बनाया था, तब उन्होंने मुख्य सितारा शिखर और दूसरे सितारा शिखर को इसके साथ सील कर दिया था। दूसरे सितारा शिखर को सील करने का मुख्य कारण था क्योंकि न केवल यह खतरनाक था, बल्कि वह यह भी नहीं चाहता था कि वहां मौजूद नीली दिव्य ऊर्जा के बारे में किसी को पता चले। आखिरकार, अपनी वर्तमान शक्ति को देखते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि जो लोग नीली दिव्य ऊर्जा जैसी किसी चीज को सोखने में रुचि रख सकते हैं, वे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे। दूसरी ओर, मुख्य नक्षत्र शिखर पर न केवल नीली दिव्य ऊर्जा से भरी वह बड़ी चट्टान थी, जो संभवतः अन्य 8 नक्षत्र शिखरों की वर्तमान स्थिति का कारण थी, बल्कि यह तथ्य भी था कि उसने अभी तक उस स्थान का पूरी तरह से अन्वेषण नहीं किया था। पहली बार जब वह मुख्य नक्षत्र शिखर पर गया था, तब वह जिस संरचना में फंस गया था, वह पंख वाला सिंह राक्षस और वह पैगोडा, यह समझने के लिए पर्याप्त थे कि अतीत में किसी को मुख्य नक्षत्र शिखर के ऊपर रहना चाहिए कि था, और वह व्यक्ति संभवतः नीली दिव्य ऊर्जा से भरी उस विशाल चट्टान का लक्ष्य रहा होगा। भले ही वह व्यक्ति अब जीवित न हो, लेकिन वीर को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि मुख्य नक्षत्र शिखर पर अब भी कई प्रकार के खतरे मौजूद हो सकते हैं। इसी कारण से वह उस समय आगे का अन्वेषण किए बिना ही वापस चला गया था। अब जब उसके पास क्षेत्र अधिपति स्तर के चरम पर मौजूद किसी व्यक्ति से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति मानी जा सकती थी, तो वीर इस स्थान का फिर से अन्वेषण करने की कोशिश करना चाहता था। यदि चीजें बहुत खतरनाक हो जाती, तो वह हमेशा वहां से जा सकता था और बाद में अपनी शक्ति और अधिक बढ़ने पर वापस आ सकता था।
वूश! इसी विचार के साथ वीर नीली दिव्य ऊर्जा से भरी विशाल चट्टान द्वारा मुख्य नक्षत्र शिखर के चारों ओर बनाई गई पतली बाधा से होकर गुजरा। सरसराहट! नीली दिव्य ऊर्जा से भरी विशाल चट्टान के पास जमीन पर उतरते ही वीर की आंखें तब सिकुड़ गईं जब उससे कुछ ही दूरी पर स्थित झाड़ी अचानक हिलने लगी और उसके सामने एक परिचित आकृति प्रकट हुई। तुम हो उस समय वाले नीले हिरण। यह बड़बड़ाते हुए वीर ने उस परिचित दिखने वाले नीले हिरण को खुशी से जमीन पर पैर पटकते और फिर उसकी ओर दौड़ते हुए देखा। धप धप। जब नीला हिरण उसके पास पूरी तरह से पहुंच गया तभी वीर को एहसास हुआ कि वह पिछली बार की तुलना में कई गुना बड़ा हो गया है। यदि पहले इसकी ऊंचाई केवल आधा मीटर थी तो अब यह 1 मीटर से अधिक ऊंचा था। नीले हिरण के बढ़ने की गति वाकई अविश्वसनीय थी, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि न केवल उसकी ऊंचाई बढ़ी थी बल्कि उसका साधना स्तर भी बढ़ गया था। वह मूल निर्माण स्तर तक पहुंच गया था। इतना ही नहीं, उसने यह भी देखा कि उसके सिर के ऊपर सींगों का एक छोटा जोड़ा निकल आया था। हम्म और भी करीब से देखने पर वीर ने पाया कि उसके पूरे शरीर पर ड्रैगन जैसे छोटे छोटे शल्क उभर आए थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ एक नीले हिरण नहीं हो? मन ही मन यह सोचते हुए वीर ने जल्द ही अपना सिर झटक दिया। भले ही वह यह जानना चाहता था कि उसके सामने वाला नीला हिरण किस प्रजाति का है, लेकिन उसके पास इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। ढप धप। क्या हुआ नन्हे? वह नीले हिरण पर अचानक आए शल्कों और छोटे सींगों का निरीक्षण करने के विचारों में खोया हुआ था। तभी नीले हिरण ने उसका ध्यान खींचने के लिए जमीन पर अपने खुर पटके, जिससे वीर की तंद्रा टूटी। सरसराहट! धप! तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे आऊं? नीले हिरण को अचानक उन झाड़ियों की ओर बढ़ते हुए देखकर, जहां से वह निकला था, और मेरे पीछे आओ जैसा संकेत। कहानियों का ये सफर यही नहीं थमता। हर नया किस्सा आपके साथ ही आगे बढ़ता। अगर आज की कहानी ने दिल जीत लिया हो तो लाइक, शेयर और एचटी नॉवेल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए और बताइए अगली कौन सी नई कहानी सुनना चाहते हैं। आपकी एक राय हमारी अगली कहानी की पहचान बन सकती है। एचटी नॉवेल्स, जहां आपकी पसंद बनती है हमारी अगली कहानी।